टाइम ऑफ सप्लाई, टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सेक्शन 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। उसके अंदर भी हमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग से निकालना पड़ता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसमें अलग से। तो सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। क्वेश्चन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का आ रहा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आ रहा है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई भी निकालने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए सेक्शन 31 क्या बोलता है। सो एज पर सेक्शन 31 इनवॉइसेस के चैप्टर के अंदर लिख के रखा है, व्हाट इज ड्यू डेट फॉर इशू द इनवॉइस। इनवॉइस को इशू करने की ड्यू डेट क्या होती है। तो इन केस ऑफ गुड्स वाला क्वेश्चन, गुड्स में टाइप होते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज देयर, सो डेट ऑफ रिमूवल, जब गुड्स तुम्हारे शॉप से, प्रीमाइसेस से, फैक्ट्री से, गोडाउन से रिमूव हो गए, सप्लायर के गोडाउन से रिमूव हो गए, उसी डेट पे उन गुड्स के साथ क्या बनना चाहिए था, इनवॉइस। क्या मैं टाइम ऑफ सप्लाई सिखा रहा है? नहीं, मैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बता। व्हाट इज एन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स? डेट ऑफ रिमूवल। व्हाट इज एन ड्यू डेट ऑफ गुड्स इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का सप्लाई? डेट ऑफ डिलीवरी। नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स क्वेश्चन डायरेक्टली बोलेगा देयर इज एन इंस्टॉलेशन नेसेसरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रिसिपिएंट, ऐसा कुछ लैंग्वेज आ रहा है, मतलब वो गुड्स नॉन मूवमेंट वाला। एक और एग्जांपल मैंने दिया था, मैं ऑलरेडी अपने मशीन को रेंट पे दिया हूँ, रेंटल इनकम कमा रहा हूँ, लेकिन साल भर के बाद मेरा रिसिपिएंट बोलता है ये मशीन मेरे को खरीदना है, बेचेगा क्या? मैंने बोला ले ले, पैसा दे दे। सो आज एक सप्लाई ट्रांजेक्शन हुआ, मेरी मशीन आज मैंने अपने गोडाउन से प्रीमाइसेस से रिसिपिएंट के पास भेजी कि ऑलरेडी रिसिपिएंट के पास ही पड़ी थी, ऑलरेडी रिसिपिएंट के पास। क्या यहाँ पे कोई गुड्स का मूवमेंट इनिशिएट हुआ? नहीं हुआ। देन अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या देखना चाहिए? डेट ऑफ डिलीवरी। अपना सिंपल एग्जांपल इज एयर कंडीशन का इंस्टॉलेशन। जब अपने प्रीमाइसेस पे होगा, चालू होगा एसी, तभी तो जाके अपन बोलेंगे कि एसी मेरे को रिसीव हुआ। सो अगर वी आर सप्लायर ऑफ द एयर कंडीशंस, सो एसी अपने दुकान से कब जाता है वो मैटर नहीं करता, कस्टमर के प्रीमाइसेस पे इंस्टॉलेशन कब हो जाता है तब वो सप्लाई कंप्लीट होता है। एंड उस मोमेंट तक एटलीस्ट हमने क्या बना देना चाहिए? इनवॉइस बना देना चाहिए। एडवांस में बनाएगा कभी भी अच्छा है, बट जो ड्यू डेट सिखा रहे हैं उससे लेट ना नहीं चाहिए। सो बोलो रिपीट, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हाट इज ड्यू डेट फॉर इनवॉइस? डेट ऑफ रिमूवल। इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ डिलीवरी। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, डेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज दैट रफ इनवॉइस, छोटा सा मैं बोलता है नाम के लिए चिट्ठी जो तुम भेजते हो, क्या करने के लिए? पेमेंट मांगने के लिए। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, supplier wants payment in some intervals. So at the time of 15 days 30 days जब वो पेमेंट डिमांड कर रहा है, सो पेमेंट की एक छोटी सी स्लिप भेज, दैट इज नथिंग बट स्टेटमेंट। और उसी समय पे तुमने क्या बनाना चाहिए? इनवॉइस बनाना चाहिए फॉर दैट अमाउंट रिसीव्ड। ओके, इन केस गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, इन केस गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, तो जब सामने वाला अप्रूवल देगा कि हाँ ये मेरे को गुड्स चाहिए, उस मोमेंट पे एटलीस्ट तुमने क्या बना के देना चाहिए? इनवॉइस। सो व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल? इट्स डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हाट इज उसका एक्सेप्टेंस? आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। सो गवर्नमेंट बोलती है, डिपार्टमेंट बोलता है हम 6 महीने के बाद की, 6 महीना जब खत्म हो रहा है उसके बाद का नेक्स्ट डे, उसके बाद का नेक्स्ट डे डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम्ड एक्सेप्टेंस। और अगर 6 महीने के बाद की तारीख को
डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया है, तो उसी मोमेंट पे, उसी दिन पे क्या बन जाना चाहिए था, इनवॉइस। दिस इज व्हाट ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। कि गुड्स के केस में चार सिचुएशन देके हम बात कर रहे हैं कब कब इनवॉइस बनना चाहिए। ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेक्शन 12 के अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स निकालने बैठोगे तो हमें यही लैंग्वेज स्टार्टिंग में बोलना पड़ता है। हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारा इनवॉइस है वो हमने इशू किया है क्या, कभी ऑन और बिफोर, ऑन द ड्यू डेट या तो बिफोर द ड्यू डेट। इशू क्या होना चाहिए, ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कौन सा सिचुएशन कब एप्लीकेबल होता है तुमको मालूम हुआ है, एक बार रिपीट बोलना। डेट ऑफ रिमूवल इन केस ऑफ, डेट ऑफ रिमूवल इन केस ऑफ मूवमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट। क्वेश्चन आएगा मूवमेंट ऑफ गुड्स का, लेकिन जानबूझ के डेट ऑफ डिलीवरी भी बताई गई, तुम्हें चुपचाप डेट ऑफ रिमूवल ही लेना है, वो करेंगे कंफ्यूज। क्वेश्चन आएगा नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेकिन फिर भी डेट ऑफ रिमूवल के नाम पे कुछ ना कुछ डेट दी गई, वी हैव टू इग्नोर दैट। सो रिमूवल डिलीवरी जब चाहिए तभी उठाना, मूवमेंट के टाइम पे रिमूवल, नॉन मूवमेंट के टाइम पे डिलीवरी, बाकी दी हुई ऑल डेट्स टू बी इग्नोर। स्टेटमेंट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस का डेट इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल्स और रिटर्न बेसिस। इन डेट्स पे हमारा क्या इशू हो जाना चाहिए, बोलो जल्दी, इनवॉइस। इन डेट पे हुआ, उन डेट के पहले हुआ चलेगा, बट इससे लेट नहीं होना चाहिए। व्हाट इफ हो गया मतलब तेरा इनवॉइस इज नॉट वैलिड, एंड इफ इनवॉइस इज नॉट वैलिड मतलब इनवॉइस इज नॉट इश्यू विद इन द ड्यू डेट, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी दैट रिस्पेक्टिव डेट। कौन सी, in case of movement, date of removal, in case of non-movement, date of delivery, in case of continuous, date of statement, in case of acceptance, date of approval. What if S? What this S represents? What this S represents? मैंने इनवॉइस ऑन और बिफोर ड्यू डेट इशू किया है, जो भी मैं सिचुएशन में था चारों में से, उसका जो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट था इनवॉइस इशू करने का, मैंने उसके पहले या उसी दिन पे इनवॉइस दे दिया है, देन सच इनवॉइस इज अ वैलिड इनवॉइस। एंड if इनवॉइस इज वैलिड तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 12 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स। फिर से सेक्शन 31 पे जा रहा हूं। इन केस ऑफ सर्विसेज, क्या लिखा है, इन केस ऑफ सर्विसेज, जैसे गुड्स के टाइम पे इनवॉइस कब इशू करना था, ऑन और बिफोर द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। ऐसा सर्विस के टाइम पे बोलता है ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इनवॉइस इशू होना चाहिए, बट लेट करेगा तो चलेगा, कितना, 30 दिन तक का, लेकिन 30 दिन से और ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए इनवॉइस इशू करने के लिए। वंस अगेन बोलो, इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा बात कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज का बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलता है वी हैव 30 डेज का टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, क्या करने के लिए, इनवॉइस इशू करने। मतलब आज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, मैं इसके बाद 30वें दिन पे भी इनवॉइस देता हूं ना तो भी वो वैलिड है, उसके पहले कभी भी दिया तो वैलिड ही है। बट अगर मेरा इनवॉइस का डेट 30 दिन के बाद की निकल जाती है, then invoice is not issued on due date। ये क्यों पता कर ले, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जब सर्विसेज का निकालना है, बोलो जब टाइम ऑफ सप्लाई हमें सर्विसेज का पता करना है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं फिर से एक बार इनवॉइस की डेट ऑन और बिफोर बट नॉट लेटर देन 30 डेज है क्या, कहां से, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लोग यही भूल जाते हैं, याद आ जाता है 30 दिन में इनवॉइस बनना चाहिए, लेकिन कहां से, काउंटिंग कहां से, डीओसीएस यानी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर्विस देखिए जब कंप्लीट हो गई उसके बाद 30 दिन के अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए। बना है, हाँ बना, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचुअली जाती है। नहीं बना, इनवॉइस वैलिड नहीं है। क्या नहीं बना, इनवॉइस ऑन टाइम नहीं बना, 30 डेज के अंदर नहीं बना, तो डीओसीएस और डीओपी विचुअली अर्ली है, याद करना पड़ेगा।
दोनों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में दूर से देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने इनवॉइस के ऊपर बात किया, यहाँ पे भी इनवॉइस के ऊपर बात किया। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था डेट ऑफ इनवॉइस या तो वो ड्यू डेट्स ऑफ द इशूइंग इनवॉइस। लेकिन सर्विस के केस में भी वही था, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट इनवॉइस वैलिड नहीं है तो दैट कंप्लीशन ऑफ सर्विस का डेट यानी ड्यू डेट। लेकिन इसके साथ कंपेयर में क्या आ गया बोलो, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट तो इसके लिए एक चार्ट बनाया बोलो ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के टाइम पे बोलो, याद रखने के लिए हेल्पफुल है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के टाइम पे हमें लैंग्वेज, हमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले कौन सी ढूंढनी है, तो कौन सी है, इनवॉइसेस की। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का क्वेश्चन चाहे गुड्स का आ जाए चाहे सर्विसेज का आ जाए, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस का डेट एंड वेदर दैट इनवॉइस का डेट इज अ वैलिड, मतलब इज इट बिफोर ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। एंड अकॉर्डिंगली अपन क्या कर लेते हैं बोलो, अकॉर्डिंगली अपन क्या कर लेते हैं, चार्ट अप्लाई करके यस और नो वाला एरो देख के टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं। एक और चीज देना चाहता है एनालिसिस, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, या तो इनवॉइस की डेट या तो रिमूवल डिलीवरी स्टेट। सर्विस के टाइम पे कंपैरिजन रखा है, सिर्फ इनवॉइस की डेट नहीं, इनवॉइस वैलिड होके भी इनवॉइस की डेट को कंपेयर करना है किससे, डेट ऑफ पेमेंट से, विच इज अर्लियर लेके चल। डीओसीएस नहीं, नो के टाइम पे डीओपी के साथ कंपेयर करने अर्लियर चल। क्यों ऐसा बता रहा हूँ पता चलेगा, आरसीएम में आ जाओ। आरसीएम की लैंग्वेज पे जरा फोकस करेंगे। सो यहाँ भी यार जो लैंग्वेज चल रही है दैट इज नो मोर कंसर्न विद द इनवॉइसिंग। तुम इनवॉइस कब बना रहे हो आज मैटर नहीं करता, क्योंकि जरा अपने दिमाग को ऑर्डर दो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टाइम ऑफ सप्लाई निकालेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब हु इज गोइंग टू पे द जीएसटी टू गवर्नमेंट, रिसिपिएंट। क्या इनवॉइस बनाना रिसिपिएंट के हाथ में होता है, वो तो सप्लायर का काम है। जो कुछ बेचता है, जो सर्विसेज देता है, वो इनवॉइस इशू करता है ना। जब जीएसटी भरने वाला बंदा सप्लायर है यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तब वो इनवॉइस के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसके लिए प्रोविजंस आर विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइसिंग। लेकिन जब आरसीएम का क्वेश्चन आता है, तो जब एक रिसिपिएंट पेमेंट करता है अपने सर्विसेज का या गुड्स का, तो पेमेंट के साथ साथ उसे गवर्नमेंट को क्या देना होता है, जीएसटी। तो वो शायद पेमेंट करके भी पेमेंट नहीं किया बताएगा, ताकि वो जीएसटी को क्या कर सके, डिले कर सके। इसके लिए आरसीएम के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई पता करना पड़ता है, तो हमें इंपॉर्टेंट डेट काम की होती है पेमेंट की डेट। जैसे हमने ऊपर इनवॉइस टाइम पे बनाए कि नहीं चेक किया, वैसे अभी आज हमें पेमेंट टाइम पे हुआ कि नहीं चेक करना। पेमेंट का भी कोई ड्यू डेट है क्या, हाँ, जीएसटी लॉ के हिसाब से पेमेंट्स की भी ड्यू डेट है। बोलता है इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स रिसीव्ड करने के बाद, इनवॉइस आ जाने के बाद उस गुड्स का, ये रिसिपिएंट ने अपने सप्लायर को पेमेंट इनवॉइस के डेट से 30 दिन के अंदर करना चाहिए। कितने दिन में करना चाहिए, 30 दिन के। रिपीट, चेक वेदर पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर बट नॉट लेटर देन, कितना बोलो, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किया, सप्लायर ने इनवॉइस भी भेजा, कब भेजा, एज पर सेक्शन 31, जब भेजना चाहिए तभी भेजा। बट एज एन रिसिपिएंट के एंगल से टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है। सो रिसिपिएंट क्या बोलेगा, मेरे को इनवॉइस कब मिला, उससे मेरे को 30 दिन के अंदर क्या करना है, सामने वाले को पेमेंट। एंड अगर उसने किया है यस यस, अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई विल बी दैट एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस से लेके 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, लेट हुआ है, नहीं हुआ, नहीं इंग्लिश में नो, क्या बोलोगे, डेट ऑफ इनवॉइस के 30 दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए था। सो डेट ऑफ इनवॉइस से 30 दिन काउंट करो कि व्हाट इज दैट ड्यू डेट जब पेमेंट होना चाहिए था। वो पता करके तेरे को पता चला कि पेमेंट लेट हुआ है, लेट हुआ है। सो पेमेंट लेट करने का कारण क्या हो सकता है मालूम है तेरा, ताकि तू जीएसटी लेट भरना चाहता है। सरकार बोलती है नहीं, हम इस इनवॉइस के बाद 30 दिन काउंट करके जो इमीडिएट नेक्स्ट डे आ रहा है यानी 31st डे मान लेंगे कि तेरा पेमेंट तूने कर दिया रहेगा। मतलब डीम्ड डेट ऑफ पेमेंट इज द 31st डे और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स व्हिच इज अर्लियर। दोनों टाइम पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स कंपैरिजन में आया है, तो यस में आ या नो में जा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स कंपेयर तो करना ही है। ऊपर की डेट काट के रख,
पेमेंट को गया तो एक्चुअल पेमेंट का डेट, पेमेंट तो हर केस में होने वाला है, पेमेंट ऑन टाइम हुआ क्या, यानी 30 दिन के अंदर हुआ क्या, 20वें दिन पे, 25वें दिन पे, 5वें दिन पे, 10वें दिन पे या पहले हो चुका है, दे नो डेट ऑफ पेमेंट ले ले। व्हाट इफ डेट ऑफ पेमेंट आफ्टर 30 डेज है, सो 31st डे, क्या लेना बोलो, 31st डे, क्या लेना है 31st डे, चलो ठीक है। व्हाट अबाउट सर्विसेज, अगेन सर्विसेज में मैं आरसीएम वाला सर्विसेज डिस्कस करता हूँ, मतलब जीएसटी पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, अगेन रिसिपिएंट। सो रिसिपिएंट के हाथ में इनवॉइस बनाना नहीं है, लेकिन रिसिपिएंट के हाथ में उसका पेमेंट करना है। सर्विस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तुमने देखना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी इनवॉइस बनाने के लिए गुड्स में जब गुड्स बेचे गए तब इनवॉइस बन रहा था, लेकिन सर्विस के केस में 30 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे थे। यहाँ पे भी गुड्स के रिसिपिएंट को पेमेंट करने के लिए 30 दिन का समय मिला है, सर्विस के केस में 30 दिन और एक्स्ट्रा मिला, मतलब 60 दिन का टाइम मिला। सो इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम, रिसिपिएंट ने इनवॉइस बनने के बाद 60 दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए। दैट इज चेक वेदर पेमेंट इज मेड विद इन ऑन और बिफोर बट नॉट विद बोलो लेटर देन 60 डेज। 60 दिन के अंदर पेमेंट हुआ है क्या, तो बोलता है हाँ हुआ है, सो डेट ऑफ पेमेंट इज आंसर, कोई कंपैरिजन नहीं, स्ट्रेट अवे आंसर डेट ऑफ पेमेंट। एंड व्हाट इफ नहीं हुआ है, तो डेट ऑफ इनवॉइस से लेके 60 दिन में पेमेंट करना था, डेट ऑफ इनवॉइस से लेके 60 दिन में पेमेंट करना था, तब तक कर देता तो वो वाली डेट पकड़ लेते थे अपन। अब 60 दिन में नहीं हुआ है पेमेंट, सो हम डीम्ड डेट ऑफ पेमेंट क्या मान लेंगे, 61st डे, बोलो क्या मान लेंगे, 61st डे। सो यार टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 60 डेज काउंट करके आने वाली डेट पता करो और 61st डे को क्या बना लो, टाइम ऑफ सप्लाई। 61st डे को क्या बना दो, टाइम ऑफ सप्लाई, डीम्ड डेट ऑफ पेमेंट एंड दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। सो ना स्टूडेंट्स को लगता है क्वेश्चन हमें 4-5 डेट देगा एंड उसी में से किसी को तुक्का लगा के आ जाएंगे एंड दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं। आरसीएम के केस में आरसीएम का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन की दी हुई 4 डेट के अलावा आंसर कुछ और ही भलता डेट भी हो सकता है, समझा। और वो उसका कारण यही है 61st डे डीम्ड वाला एक्सेप्टेंस, डीम वाला पेमेंट का डेट, एक तो सर्विस के केस में 61st और गुड्स के केस में 31st। अच्छा आरसीएम के केस में अभी जो बोला उसके ऊपर फिर से बातें करो। आरसीएम के केस में हम फोकस किस पे करते हैं, पेमेंट पे फोकस करते हैं। गुड्स का पेमेंट 30 दिन में होना चाहिए, सर्विस का पेमेंट 60 दिन में होना चाहिए, अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई पता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सर्विस के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, गुड्स के केस में कंपैरिजन है। सो अभी दूर से देखना इस कंप्लीट चार्ट को तो थोड़ा दिमाग खुलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बस रिटेंशन पर्पज से चार्ट बनाया। आरसीएम के टाइम पे और फॉरवर्ड चार्ज में एक चीज कोई भी अच्छे से याद करो, दूसरी अपने से हो जाएगी। तुम ये याद करो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के टाइम पे गुड्स वाला क्वेश्चन जब सॉल्व हो रहा था तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड करने थे, मतलब कोई कंपैरिजन अर्ली एडवांटेज करना नहीं था। लेकिन सर्विस के केस में देयर इज अ कंपैरिजन। यार आरसीएम के टाइम पे उल्टा हो रहा है, गुड्स के क्वेश्चन के टाइम पे कंपैरिजन है, सर्विस के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, सर्विस के टाइम पे कंपैरिजन। आरसीएम में गुड्स के टाइम पे कंपैरिजन, सर्विस के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ये भी कहीं ना कहीं तुमको हेल्प करेगा टू रिटेन दैट चार्ट्स। दूर से बात करूं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज ओनली कंसर्न अबाउट इनवॉइसेस एंड आरसीएम इज अबाउट पेमेंट। ये 4 चीजें दिमाग में बैठ गई ना, टाइम ऑफ सप्लाई में दम। ठीक है, ओके। बाकी कुछ और रिविजन है जिसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो सब लोग आ जाते हैं सीएमए के बुक में एंड सारे टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कर लेते हैं।